नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे और अभी उसका ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। पहले हमने वृद्धत्रयी और लघुत्रयी के बारे में बताया, अब प्राचीन ग्रंथ जो महत्वपूर्ण और विशिष्ट ग्रंथ है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ से शुरुआत करते हैं। उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ है काश्यप संहिता, यानी वृद्ध जीवकीय तंत्र। वृद्ध जीवकीय तंत्र, इसमें जीवक को विशेषण लगाया है वृद्ध। एक तो जो राजवीक जीवकाचार्य प्रसिद्ध है, जो बुद्ध के समकालीन थे, हम बार बार उसकी कथा का जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं। वो भी एक बाल रोग विशेषज्ञ थे। हालांकि वो तो आयुर्वेद के 8 अंगों में बहुत ही कार्यरत थे और उन्होंने बाल तंत्र पर भी बहुत बड़ा कार्य किया है। तो काश्यप संहिता की परंपरा में एक ये भी जीवक हुए हैं और एक इससे पहले जो मूल तंत्रकार है उसका नाम भी संयोग से जीवक ही रहा है। दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पर वृद्ध जीवक बताया गया है। जो वृद्ध जीवक जीवकाचार्य जी से भी बहुत पहले हो गए हैं। उन्होंने काश्यप संहिता के उपदेशक जो काश्यप मुनि थे उनसे वो उपदेश को ग्रहण किया, ऐसी कथा है। तो काश्यप संहिता में काश्यप ऋषि उपदेष्टा है और रुचिक पुत्र जो जीवक है, ये रुचिक पुत्र, रुचिक नामक एक ऋषि है और उनके पुत्र जो वृद्ध जीवक कहे जाते हैं। सामान्यता से उसका नाम तो जीवक ही था, लेकिन जीवकाचार्य ऐसे ही नाम का संयोग से दूसरे आचार्य है, इसके लिए वृद्ध जीवक उनका नाम रखा गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो रुचिक के पुत्र जो जीवक है उन्होंने उनके उपदेशों को ग्रहण किया। उसके बाद वो संहिता लंबे समय तक चली, जिसमें कौमारभृत्यम यानी बाल रोगों की चिकित्सा, बाल रोगों के निदान, बाल ग्रहों के विचार और अलग अलग प्रकार के धूप का वर्णन दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि धूप कल्प नाम का एक कल्प आज भी काश्यप संहिता में उपलब्ध है, जिसमें केवल और केवल धूप के बारे में बताया है, कौन से धूप से कौन से रोग मिट सकते हैं। वनस्पति के घन, प्रवाही और वायु स्वरूप की बात की गई। घन स्वरूप में हम वटी गुटी पाउडर लेते हैं, प्रवाही स्वरूप में हम क्वाथ, आसव, अरिस लेते हैं, ऐसे ही वायु स्वरूप में उसका धूप ग्रहण करते हैं। घन और प्रवाही स्वरूप ऐसा है जो लेता है उसको ही लाभ होता है, वायु स्वरूप ऐसा है जो ग्रहण करता नहीं है तो भी उससे ग्रहण हो जाता है, क्योंकि वो फैल जाता है चारों ओर। इसके लिए वायु स्वरूप धूप की बात की गई। और आत्मवान जो होता है वो धूमपा भवेत, अर्थात आत्मवान धूमपा भवेत, धूप लेने की विधि बताई गई। धूप से क्या क्या लाभ है वो भी बताया गया। काश्यप संहिता नामक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण था। काल क्रम से वो विलुप्त, थोड़ा थोड़ा विलुप्त होता गया, खंडित होता गया। उसके बाद वात्स्य नामक आचार्य आए, उन्होंने इसका प्रतिसंस्कार किया। वात्स्य नामक आचार्य ऐसे वृद्ध जीवक के ही परंपरा में आए थे, उनके ही शिष्य प्रशिष्यों में थे, लेकिन बहुत सालों के बाद वात्स्य नामक आचार्य ने उसका प्रतिसंस्कार किया। वात्स्य नामक आचार्य ने उसके प्रतिसंस्कार के लिए एक अनायास नाम के यक्ष की साधना की थी और वो यक्ष ने जो पीछे की संहिताएं थी वो उनको सपने में आकर या तो फिर साक्षात आकर उपदेश दी थी, जो लुप्त हो गई थी। बहुत सारे भाग लुप्त हो गए थे, वो ये अनायास नामक यक्ष की मदद से पुनः उन्होंने आलेखित किया, ऐसा वर्णन है। अभी जो काश्यप संहिता मिल रही है वो भी दुर्भाग्य से पूर्ण नहीं मिल रही है, क्योंकि काश्यप संहिता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई अज्ञान कारणवशात ये संहिता एक ऐसी है जो बार बार खंडित हुई है। तो पहली बार खंडित हुई, उसका प्रतिसंस्कार वात्स्य नामक एक ऋषि ने किया और उनमें यनायास नामक यक्ष ने उसकी सहायता की। उसके बाद जब यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए, तब नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी में आक्रमण हुआ, विद्यापीठों में, तभी भी वहाँ पर ये संहिताएं उपलब्ध थी, इसकी प्रतियां, उसको जलाई गई और फिर अनुपलब्ध हो गई। फिर से सौभाग्य से हेमराज शर्मा जी जो नेपाल में रहते थे, नेपाल के राजगुरु थे, उनके विशेष प्रयत्न से ये संहिता फिर से प्राप्त हुई खंडित रूप में। पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने भी इसमें बहुत मदद की 1952 में। तो अनेक जगह से उसकी प्रतिलिपियां मंगाई गई। आज भी एक प्रतिलिपि उनकी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में भी मौजूद है। अनेक जगह पर इसकी मूल पांडुलिपियां उपलब्ध है, अभी की काश्यप संहिता की, जो खंडित रूप में है। 10 से 12 अध्याय प्राय खंडित देखने को मिलते हैं। 20 से 30 अध्यायों में कहीं कहीं बहुत सारे मिसिंग से, बहुत सारे वस्तुएं पता नहीं चल रही है कि इसमें से क्या सही मायने में कहना होगा। लेकिन पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने इसका पुनरुद्धार
उद्धार किया, और जो श्लोक अधूरे थे उनकी आपूर्ति पूज्य विश्वनाथ गुरुजी ने की। इसके लिए काश्यप संहिता का जो वर्तमान में उद्धार किया हो तो वो विश्वनाथ गुरुजी ने किया। इसके कारण विश्वनाथ गुरुजी को अभिनव धन्वंतरी भी कहा जाता था, उनकी पदवी भी ऐसी थी। काशीराज भी उसको इस क्षेत्र में बहुत ही मान से के साथ उनको ये ही उपनाम से पहचानते थे। तो आगे जाकर ये काश्यप संहिता में ऐसी बहुत सारी बातें आती है जो अभी के काल में वैद्य यदि सीखे तो बाल चिकित्सा का एक नया अध्याय, एक नया आयाम आयुर्वेद में शुरू हो सकता है। बाल रक्षोघ्न औषधियों का भी वहां पर वर्णन मिलता है, और अलग अलग 8 स्थान तो है ही, जैसे चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में देखने को मिलते हैं, लेकिन खिल स्थान जैसा एक 9वां स्थान भी वहां पर मौजूद है, जो भी इसकी महत्ता को दिखाता है। बहुत सारे विषय काश्यप संहिता में उपलब्ध है। हमारा तो मुख्य विषय यही कौमारभृत्यम रहा है, बच्चों की चिकित्सा और बच्चों का आहार विहार रहा है। इसके लिए इसके ऊपर गहन शोध और संशोधन के बाद गुरुजी ने स्वर्ण प्राशन नामक औषधि का भी निर्माण किया है, जो आज भी अनेक क्षेत्र पे भारत में 18 राज्यों में और 4 बाहर के देशों में आज भी स्वर्ण प्राशन से लाखों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और स्वास्थ्य प्राप्ति कर रहे हैं। तो ये काश्यप संहिता का बहुत बड़ा महत्व है, और सबसे पुराना ग्रंथ काश्यप संहिता ही हमारे बीच में मौजूद है। तो एक काश्यप ऋषि की एक जो कहते हैं पूजनीय प्रतिमा एक काश्यप संहिता के रूप में आज हमारे बीच में मौजूद है। वो तो एक सद्भाग्य की बात है। हालांकि वो खंडित रूप में है, गुरुजी ने उसका प्रतिसंस्कार करके पूर्ण रूपता प्रदान की है। जल्दी संस्कृति आर्य गुरुकुलम उसके ऊपर अभी लेखन प्रारंभ करके प्रतिसंस्कार मतलब जो उसको एक प्रारूप देना है पुस्तक का वो भी देगा। तो ये हुई काश्यप संहिता की बात। आगे काश्यप संहिता के बाद जो हमने बताया चरक संहिता वगैरह का, तो वो अग्निवेश तंत्र के ऊपर, अग्निवेश ने जैसे तंत्र लिखा है ऐसे ही अग्निवेश के सहपाठी, अग्निवेश के साथ और 5 सहपाठी पढ़ते थे। इसके लिए अग्निवेश और 5 या 6 मिलकर पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य के रूप में ख्यात थे। इसमें अग्निवेश है, जतुकर्ण है, पाराशर है, क्षारपाणी है, भेल है और हारित है। इसमें अंतिम 2 है भेल और हारित। उसमें भेल नामक जो ऋषि है उन्होंने भी एक संहिता की रचना की है, जिसकी भेल संहिता नामक संहिता से प्रख्यात हुई है। इसकी शैली करीब करीब चरक संहिता जैसी ही है। हालांकि एक ही तंत्र के ऊपर दोनों काम कर रहे थे, ऐसी एक ही शैली का होना स्वाभाविक है। इसमें भी अलग अलग स्थान है, जैसे सूत्र स्थान है, विमान स्थान है, निदान स्थान है, शारीर स्थान है, इंद्रिय है, इस तरह से कल्प स्थान है, सिद्धि स्थान है, चिकित्सा स्थान है। ऐसे अलग अलग स्थानों का वर्णन जैसे चरक संहिता में देखने को मिलता है ऐसे ही भेल संहिता में ही देखने को मिलता है। कभी कभी भेल संहिता के ऊपर कोई व्यंग भी नजर में आते हैं। भेलाद्या किम न पठ्यन्ते, इससे चरक और सुश्रुत ही पढ़ी जाती है, भेल क्यों नहीं पढ़ी जाती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन एक व्यंग मात्र है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भेल संहिता की कोई वैल्यू कम है। भेल की बहुत सारे जगह पर भेल संहिता को आदर रूप से माना जाता है। जैसे चरक संहिता में काई चिकित्सा का वर्णन है, ऐसे काई चिकित्सा और भूत चिकित्सा का वर्णन, भूत चिकित्सकों का वर्णन भेल संहिता में किया गया है। तो विभिन्न तंत्र सिद्धि यानी कि अलग अलग प्रकार की तांत्रिक विद्या उस समय कैसी होती थी उसका भी वर्णन उसमें आया है। खास करके मंत्र चिकित्सा के बारे में भी ये ग्रंथ में बहुत विस्तार से बताया गया है। कापालिकों की भी बहुत सारी बातें वहां पर आई है। तो इस काल का हम अनुमान कर सकते हैं कि कापालिक भी कोई विशेष साधना करते होंगे। कोई रोगों में अलग अलग मंत्रों से भी अभिमंत्रित करके दवाई देने का विधान है, जो हम देव व्यपाश्रय चिकित्सा के प्रकरण में हमेशा याद करते हैं भेल संहिता को। भेल संहिता भी अच्छी तरह से अध्ययन करनी जैसी है। तो इसमें बहुत सारी जगह पर भेल संहिता अपने आप में एक अलग संशोधन, एक अलग प्रकाश देती है, और वो भेल का एक अमूल्य योगदान आयुर्वेद के क्षेत्र में रहा है। उसके बाद जो संहिता है वो हारित है। हारित भी भेल के ही सहपाठी रहे हैं, सहात्य ही रहे हैं। जैसे हमने पहले ही बता दिया, पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्यों में हारित भी है। अब उन्होंने भी जैसे चरक संहिता की रचना है उसी तरह से रचना की है, लेकिन उन्होंने कुछ स्थानों का विभाग अलग अलग किया है। जैसे कि हमको प्रतीत होता है सूत्र है, निदान है, विमान है, शारीर है, इस तरह से वहां पर नहीं है। अन्नपान है, अरिष्ट है, कल्प है, सूत्र है, शारीर, इस तरह से उन्होंने किया है। तो अन्नपान की विधि वहां पर बताई गई है। आगे
अरिष्ट, अलग अलग प्रकार के अरिष्टों का वर्णन किया है। खास करके हरित संहिता का जो स्वप्नाध्याय है, यानी कि कैसे स्वप्न आते हैं। आज होम्योपैथी में भी पेशेंट की हिस्ट्री लेने के वक्त ये पूछा जाता है कि आपको कैसे स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न से हमारी प्रकृति भी जुड़ी है, या तो प्रकृति से हमारा स्वप्न भी जुड़ा है। रोग से भी स्वप्न इंगित करता है और चिकित्सा भी स्वप्नों के आधार पर हो सकती है। तो हरित संहिता में अपने आप में इस तरह के अरिष्ट की बात बताई गई है, स्वप्नों की बात बताई गई है, बहुत सारे मंत्रों की बात बताई गई है। तो ऐसे अलग अलग विभागों में हरित संहिता छोटी होने के बावजूद भी ये सब वहां पर देखने को मिलता है। अब ये अभी जो मौजूद हरित संहिता है वो उसी हरित की है या कोई परावर्तित हो गई है हरित के नाम से, ये भी एक प्रश्न है। बहुत लेखक उसमें मतांतर करते हैं कि ये पहले की है कि अलग है। तो दोनों पक्ष है इसमें। पहले की हरित संहिता भी ये प्रतीत होती है और उसमें मध्यकाल में भी ये हरित संहिताओं में कुछ मिक्स हुआ होगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। तो ये संहिताओं की बात की जो आयुर्वेद की मुख्य संहिता के रूप में उपलब्ध थी। अभी बहुत प्राचीन संहिताएं थी और महत्वपूर्ण भी थी। तो आज हमने काश्यप संहिता, भेल संहिता और हरित संहिता की बात की। ऐसे ही अलग अलग संहिताओं की बात हम आगे करते रहेंगे, ताकि आयुर्वेद के ऋषि मुनियों को आप जान सके और उन्होंने क्या क्या काम किया है उसको भी हम याद कर पाए और उसके कार्य को ही हम आगे बढ़ा पाए। नमस्कार, जय धन्वंतरी।